गांव की बात करते हैं तो ओवरऑल वहाँ पर 300 से 400 वोटर्स होंगे। वोटर्स की आजकल गिनती होती है, तो उनमें मैं सेकंड वोटर्स हूँ ऐसा जो जिसने नेट क्वालिफाइड किया है। हेलो दोस्तों, और आपका स्वागत है हमारे पहले ब्रॉडकास्ट में। और आज का ये इंटरव्यू या अगर मैं बोलूँ स्टोरिंग, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी विद्यार्थी नेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या किसी का भी सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो भाई ये ब्रॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। वीडियो पूरा एंड तक देखना और आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी कि अप डाउन कैसा आते हैं और एक स्टूडेंट की लाइफ में कितना कुछ चेंजेस हो सकता है। तो आज हमारे पहले ब्रॉडकास्ट के अंदर है आरके सर, जिन्होंने अभी हाल ही में नेट एग्जाम क्रैक किया है। तो चलिए सर, आपके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। मैं हूँ राकेश, जिसने यूजीसी नेट इस सेशन के अंदर 2000 जो हमारा रीनेट लगा जून वाला, उसमें 91.67 परसेंटाइल के साथ में नेट क्वालिफाई किया। ओके, तो सर आपका नेट हो गया, तो अब क्या फील करते हो, मतलब कैसे हो? मतलब सर वैसे नेट तो हो गया, बट पहले भी जीआरएफ का टारगेट था और फिलहाल भी जीआरएफ का टारगेट है। जीआरएफ का टारगेट है। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपके क्योंकि आज के करियर ऑप्शन काफ़ी है, ठीक है। अगर आप ये देखोगे तो लोग अभी जैसे बिग पोस्ट होती है, आरएस हो गया, आईएएस हो गया, ठीक है। आपने नेट एग्ज़ाम की ही टाइप का ये एग्ज़ाम क्यों सेलेक्ट किया? वाई नेट एग्ज़ाम? देखिए सर, इसके पीछे मेरे 3 रीज़न थे। पहला था हायर एजुकेशन में जाना, जो कि कॉलेज शिक्षा, और दूसरा रीज़न कि मुझे कहीं ना कहीं पे हिंदी में डीपली काम करने की इच्छा थी। ओके। और जो थर्ड मेरा रीज़न था वो ये था कि मैं कहीं ना कहीं पे जो ओवरऑल एक सब्जेक्ट में काम करना सोच रहा था, तो वो मेरा कहीं पर यहाँ पे टारगेट पूरा हो रहा था। जैसे कि अपन और कोई फील्ड देखते हैं तो वहाँ पर जैसे, और वैसे मेरा मैथमेटिकल बैकग्राउंड से मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, साइंस बैकग्राउंड वगैरह, वो इंग्लिश वगैरह मेरा वीक है, तो वो थोड़ा इस वजह से मैंने इस सब्जेक्ट के प्रति काम करना ही सबसे बेस्ट समझा। तो इसलिए मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि जैसे कि अपन जेआरएफ में काम करेंगे तो जेआरएफ के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर का काम कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा और वहाँ पर मैं सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से दे पाऊँगा। सर, आप सबसे पहले मुझे अपने बारे में थोड़ा सा ये बताइए, आप कहाँ से आते हो, आपका क्या बैकग्राउंड था, नेट एग्जाम तक आप कैसे पहुंचे, आपकी हायर एजुकेशन, क्योंकि इससे हमारे स्टूडेंट को काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए सर, अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूँ तो शायद मेरा बैकग्राउंड ऐसा आता है कि जहाँ से हम, जैसे हमारे ग्रामीण पूरे गांव की बात करते हैं तो ओवरऑल वहाँ पर 300 से 400 वोटर्स होंगे। वोटर्स की आजकल गिनती होती है, तो उनमें मैं सेकंड वोटर्स हूँ ऐसा जो जिसने नेट क्वालिफाइड किया है। और कहीं ना कहीं पे हमारा जो इलाका आता है वो ग्रामीण इलाके से आते हैं हम, तो मैंने धीरे धीरे मैंने खुद ने ही सोशल मीडिया और अपनी एक्टिविटी के माध्यम से ही जो ये हायर एजुकेशन के प्रति रुझान बनाया और इस फील्ड का रुझान बनाया। तो अगर मैं मानूँ तो आपके पास एमए सब्जेक्ट के अंदर हिंदी साहित्य था? जी सर। फिर आपने आपका नेट एग्ज़ाम दिया आपने। मेरे एक क्वेश्चन है कि आपने नेट एग्ज़ाम के लिए तैयारी करी या जेआरएफ के लिए तैयारी करी, तो कहीं ना कहीं आपको ये फील हुआ होगा कि यार मेरा जेआरएफ नहीं हो पाया, तो उसका क्या ऐसे टॉप 2 रीज़न आप बताना चाहोगे कि इस कारण से मेरा जेआरएफ इस बार नहीं हो पाया? देखिए सर, इसके पीछे अगर मैं रीजन ऑफ मोस्ट की बात करूँ तो मोस्ट द रीज़न मेरा टाइम शेड्यूल नहीं बैठ पाया था पेपर में। क्योंकि मुझे जैसे कि मेरा ये इस बार सेकंड नेट था एग्ज़ाम विद प्रिपरेशन। ओके। तो इसमें मैंने जो लास्ट वाला नेट दिया उसमें मेरे पास टाइम का इशू मेरे पास नहीं आया था, तो मेरे दिमाग में 1% भी ऐसा नहीं था कि भाई टाइम भी कम पड़ता है नेट जेआरएफ में एग्ज़ाम में। और वैसे आपको बता दूं कि हिंदी सब्जेक्ट से हूं, तो हिंदी सब्जेक्ट वालों का कहीं ना कहीं पे पेपर फर्स्ट वीक रहता ही है। बिल्कुल। तो पेपर फर्स्ट को लेके नहीं चलते, तो जो अगर दोनों पेपर्स को नहीं लेके चलेगा उसको टाइम का प्रश्न नहीं उठेगा उसके दिमाग में। तो मैं भी उन्हीं में से एक था कि मैंने दोनों पेपर कॉम्बिनेशन नहीं लेके चले थे, मैं सब्जेक्ट में ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग जोन मान रहा था और सब्जेक्ट के माध्यम से ही मुझे जेआरएफ करना था। तो इस वजह से मेरे दिमाग में टाइम का इशू आया नहीं था, तो वहाँ पर मुझे एकदम से इसकी समस्या का सामना करना पड़ा। तो मेरे गद्यांश जैसे प्रश्न जो जिसको बोलते हैं आप हम कंप्रिहेंशन,
उसके जो एकदम बिल्कुल फ्री के सवाल मान लीजिए तो वो 3 सवाल वो मेरे से मिस हुए और 4 मेरे से अदर से मिस हुए। इस प्रकार से मैं सब्जेक्ट में 93 ही सवाल जो मैं अटेंड कर सका और 7 सवाल से पीछे रह गया। तो फिर जेआरएफ का भी नतीजा ये हुआ कि मैं कहीं ना कहीं पे 4 से 5 नंबर पिछड़ गया। ओके, तो आपका मानना ये कि एग्ज़ाम के अंदर जो टाइम को मैनेज करना सबसे इम्पोर्टेंट है। जी सर, अगर आप जेआरएफ की प्रिपरेशन के लिए जाते हैं और आपको जेआरएफ क्रैक करना है तो आपको फर्स्ट स्टेप दोनों पेपर कॉम्बिनेशन लेके चलने हैं, प्लस में टाइम का ज़रूर आपको मैनेजमेंट रखना है। उसके लिए आपको लगातार कंटिन्यू टेस्ट देना है। तो और मैंने उसमें भी पीछे था कि कहीं ना कहीं टेस्ट भी मैंने नहीं दिए थे अभ्यास में। तो अभी आपने बात करी कि जो मॉक होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जेआरएफ स्टूडेंट को कितने मॉक देने चाहिए दोनों पेपर के? देखिए सर, मेरे अकॉर्डिंग अगर मॉक की बात करें तो लास्ट जो अगर आप यूनिट के अकॉर्डिंग प्लान करें तो 5 से 10 मॉक अगर आप एक यूनिट में दे लेते हैं तो वो शायद सफिशिएंट होता है। क्योंकि मैं मेरी बात करूँ तो मेरे साथ जो हुआ वो तो मैंने तो लास्ट एक मॉक भी नहीं दिया था, एक यूनिट का शायद लगभग मुझे लगे। तो मैंने तो ये 5-5 के लिए गाइड किया है, 5 से 10 के लिए एक यूनिट के लिए। तो वो तो बहुत हो जाता है और सफिशिएंट होता है। उसमें आप टाइम मैनेजमेंट आसानी से कर सकते हैं और ना सिर्फ टाइम मैनेजमेंट बल्कि आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये यूनिट हमारा स्ट्रॉन्ग जोन है और ये हमारा वीक पॉइंट है। ये हमारे इस भी यूनिट में से हम 10/10 कर सकते हैं, जैसे कि पेपर सब्जेक्ट की बात करें तो, और पेपर फर्स्ट की बात करें तो इसमें 5 में से 5 हमारे हो सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारे को बेहद आसानी से पता लग जाती है इतने मॉक टेस्ट में तो शायद। ओके, अगर हम लोग बात करें कि टोटल, जैसे काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि पीवाईक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है या एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या लगता है कि कितने मॉक पीवाईक्यू एमसीक्यू मिला के कितने क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए बच्चे को एग्जाम से पहले, जिस बंदे का टारगेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है? तो तीनों को मिला के करीब 5,000 10,000 कितने एमसीक्यू सोल्व करने चाहिए उसको? देखिए सर, वैसे संख्या की तो बात करें तो संख्या तो वैसे मैं नहीं मानता इस चीज़ को। क्योंकि अगर आप क्वालिटीज़ के प्रश्न करते हो, जैसे कि क्वालिटीज़ के प्रश्न ही आप टारगेट करते हो, तो मैंने बताया आपको कि 5 से 10 मॉक आप लगा के चलो तो एक मॉक 50 का होता है पेपर फर्स्ट में। तो और उसके अंदर अपन बात करते हैं जैसे सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट के अंदर एक यूनिट से अगर आपने 50 क्वेश्चन का अभ्यास भी कर लिया तो बहुत बेहतर होता है। और बात कर रहे थे आप दूसरा पीवाईक्यू की, तो पीवाईक्यू इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे शायद मैं ये मानता हूँ कि आप लोग मॉक टेस्ट किसके लिए दे रहे हो? मॉक टेस्ट आप टाइम मैनेजमेंट के लिए दे रहे हो, लेकिन पीवाईक्यू से आपको पता चलेगा एग्जाम पैटर्न, वो पीवाईक्यू से ही चलेगा। क्योंकि मॉक टेस्ट में आजकल सर बाजारूपन दुनिया ज़्यादा हो गई, मेरे को लगता है कि जैसे कि कई सारे व्यूज़ लूटने के लिए या फिर कई सारे ऐसे अनगिनत अनर्गल सवाल डाल देंगे जिनका कोई शायद एग्ज़ाम पैटर्न से मतलब नहीं होगा, और ना सिर्फ वो उसको फॉलो कर पाते हैं जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसको, बल्कि वो शायद मेरे को लगता है कि कई कई सवाल तो मैंने खुद ने देखे ऐसे कि टॉपिक से ही बाहर होते हैं। तो मॉक टेस्ट में देखो क्वालिटीज़ के प्रश्न आप सोल्व करोगे तो इतने बहुत हो जाते हैं मैंने। और पीवाईक्यू के लिए पीवाईक्यू एग्ज़ाम पैटर्न को फॉलो करता है, साथ में आपको ये भी सिखाता है कि मेरा पेपर इस पैटर्न से पूरा आता है, पूरा पैटर्न, और उसको मैंने इस प्रकार से सॉल्व करना है। और पीवाईक्यू या तो कभी कभार सीधे सीधे भी रिपीट होते हैं और नहीं तो रिपीट नहीं होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू जो आता है उसी के इर्द गिर्द उसी टाइप का सवाल आता है। तो आपको ये अच्छे से पता लग जाएगा कि इस कंटेंट में से इस टाइप का प्रश्न आ रहा है। और जब आप कंटेंट पढ़ते हो तो उस कंटेंट को पढ़ने से पूर्व शायद मैं समझता हूँ कि आपके जहन में ये प्रश्न आ जाना चाहिए कि इसमें से इस टाइप के प्रश्न निकल के आते हैं, तो आप बहुत बेहतर तैयारी कर पाओगे। आपने भी बोला कि पीवाईक्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर स्टूडेंट को ये बताइए कि कितने साल के पीवाईक्यू सोल्व करना कंपलसरी है, या पीवाईक्यू सोल्व ना करके हम लोग मॉक टेस्ट दें? तो अगर पहला तो क्वेश्चन ये होगा कि कितने साल के पीवाईक्यू सोल्व करना जरूरी है, और दूसरा कि मॉक टेस्ट कब दें और किस टाइम पे दें? क्योंकि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि यार हमारा सिलेबस के बाद हम लोग दें या एग्ज़ाम से पहले दें, और कहीं ना कहीं इसी चक्कर में लोग काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं कि मॉक टेस्ट कितने, क्योंकि जो स्टूडेंट एमए करके आए उनको एमसीक्यू बेस का क्वेश्चन का इतना फ़ायदा नहीं मिल पाता, क्योंकि उन्होंने जो एग्ज़ाम दिया है वो थ्योरी पैटर्न पे दिया है।
तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यही आता है कि मॉक टेस्ट कितने देने हैं और PYQ कितने साल के सोल्व आउट करने हैं। PYQ की अगर हम बात करें तो शायद 4 से 5 साल के PYQ लास्ट में बहुत हो जाते हैं। जो लास्ट ईयर के 4 से 5 वर्ष के PYQ है वो बहुत हो जाते हैं। और PYQ अगर हम एक दिन के एक पेपर भी लेके चले, जैसे कि मान लीजिए आज से हमारा एग्ज़ाम 3 महीने का है, 3 महीने बाद में है, तो 90 पेपर हो गए, एक दिन का एक पेपर। बिल्कुल। तो हमारे को टारगेट बनाना है कि 100 पेपर टारगेट बनाते हो, तब तो आप 3 महीने अगर आपके एग्ज़ाम को बचा है तो एक पेपर एक दिन का दो। उससे आपको ये भी समझ में आएगा कि जो हम कंटेंट पढ़ रहे हैं फिलहाल वो कंटेंट क्या सफिशिएंट है और कि वो कंटेंट क्या हमें एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग मिल पा रहा है। तो उससे आपको अपनी दिशा निर्धारित होगी कि आप सही दिशा में काम कर रहे हो, ये सब चीज़ें। और आप जो कंटेंट पढ़ रहे हो उसको पढ़ने से पूर्व ही आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि इसमें से इस प्रकार का प्रश्न पहले पूछा गया था और इस प्रकार के प्रश्न इसमें से आ जाते हैं, तो वो थोड़ा आपको बहुत जल्दी आसानी से वो मैटर आप कंप्लीट कर पाओगे। तो इसलिए अगर आप PYQ की बात करते हो तो पेपर दो, पूरा पेपर। और पेपर आप लोग जब भी दो तो ऐसा नहीं है कि पेपर को बीच में छोड़ दिया, जैसे आज अपन 50 से 60 सवाल कर पाए फिर कल वहाँ से स्टार्ट किया, नहीं। आपको एक दिन का एक पेपर देना है, या फिर आप जैसे टाइम के अकॉर्डिंग 2 पेपर कर लो। जैसे एग्ज़ाम पास में है तो 2 पेपर करने होंगे ना, क्योंकि 100 पेपर लगभग निकालने हैं हमारे को। पिछले 4-5 साल में 100 पेपर आसानी से मिल जाएंगे। और मॉक टेस्ट की बात करूं तो मॉक टेस्ट मैं ये मानता हूं कि टाइम मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है और प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। तो वो आप एग्ज़ाम से 30 से 45 दिन पहले मॉक टेस्ट सॉल्व करो, और वो भी उसके करो जो आपको जिसके ऊपर विश्वास हो कि ये वास्तव में एग्ज़ाम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। बिल्कुल। तो उसके मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए, और मॉक टेस्ट में आप लोग 1 यूनिट का 4 से 5 मॉक टेस्ट बहुत हो जाते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पर हमारे विद्यार्थियों को ये बताइए कि काफ़ी लोग यहाँ कन्फ्यूज होते हैं कि पेपर 1 पे ज़्यादा ध्यान दें या पेपर 2 पे ज़्यादा ध्यान दें। तो आपको क्या लगता है कि पेपर 1 को ज़्यादा समय देना चाहिए या पेपर 2 को ज़्यादा समय देना चाहिए? देखिए सर, इसमें व्यू होता है कि बैकग्राउंड का, बच्चा किस बैकग्राउंड से आता है। अच्छा। तो अगर बच्चा, जैसे कि मैं मानता हूँ कि पहले BCA वगैरह ये करके जो आया है बच्चा, वो पेपर फर्स्ट को बहुत जल्दी क्लियरिटी में ले आएगा और जल्दी उसको क्लियर कर लेगा। और जैसे कि हिंदी का बच्चा है, हिस्ट्री का बच्चा है, तो वो थोड़ा लेट कर पाएगा। तो उसको डिसाइड करनी चाहिए कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अंदर कि मुझे कौन सी यूनिट पर काम करना है। ये तो है ही कि फिक्स है कि बच्चा अगर बैकग्राउंड उसका हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटिकल वगैरह, हिंदी वगैरह है, तो उसको पेपर सेकंड को मोस्ट वरीयता देनी है, क्योंकि उसका पेपर सेकंड बहुत बड़ा सब्जेक्ट बड़ा हो जाता है और उसको उसी में खींचना है। क्योंकि पेपर फर्स्ट होता है तो पेपर फर्स्ट में आप लोग नहीं कर पाओगे पूरी यूनिट्स। और मैं मानता हूं कि जो बंदा पूरे तरीके से अपने आप को तैयार किया हुआ है वो भी पूरे 5 में से 5 सवाल नहीं कर पाएगा एक यूनिट में। और जब अपन यूनिट उसकी लेते हैं पेपर सेकंड में, तो यूनिट में 10 सवाल आ रहे हैं, तो 10 सवाल में आप आराम से 7 से 8 सवाल खींच जाओगे। आपका अगर वास्तव में स्ट्रॉन्ग जोन बन गया तो वो यूनिट, तो 7 से 8 का आप औसत लगा लीजिए, कितना हो गया। जब आप 10 यूनिट का 70 क्वेश्चन हुआ हो गया, तो 70 क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा स्कोर हो जाता है। और अगर इधर आप लोग लगाते हो जैसे कि 3 पर यूनिट में लगाते हो तो 10 यूनिट में 30 ही बनता है। और 3 पर यूनिट में लगाना आपका है कि बराबर आपने सेकंड में जितना टाइम दिया उतना ही पेपर फर्स्ट में देना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं मानता कि दोनों को बराबर टाइम देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आपको यूनिट के अकॉर्डिंग प्लान करना चाहिए कि जैसे कि आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड हो जाएगा आसानी से, और एनवायरनमेंट आप लोग कर लोगे, ICT आप लोग कर लोगे, और जैसा कि उसमें जो रिसर्च है उसमें भी कुछ एक टाइप है आप लोग कर लोगे, और जो रीजनिंग है उसके सवाल कर लोगे। 4 से 5 यूनिटों पे आप लोग काम कर सकते हो विद द बैकग्राउंड कमजोर आ रहे हो तो। और बाकी आप सब्जेक्ट को टाइम मैनेज करो और सब्जेक्ट में यूनिट के अकॉर्डिंग प्लान करो तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल सर। अब सर, जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम नेट एग्ज़ाम देने वाले हैं और जो स्टूडेंट 2 या 3 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं और उनका अभी तक नेट नहीं रहा, तो पहले तो आप ये बताइए, जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है और किन किन बातों का ध्यान देना है। दूसरा, जो विद्यार्थी नेट एग्ज़ाम दे चुके हैं
कहीं ना कहीं 2 नंबर 4 नंबर से उनका नहीं हो पा रहा, तो उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ये कमियां हैं और इनको कैसे कवर करना है? देखिए सर, आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है, लेकिन सॉरी, इस क्वेश्चन में हम दो तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि जो पहला अटेम्प्ट देंगे उनकी, और फिर बाद में लेंगे जो मैं इस बार है। तो पहला अटेम्प्ट जो दे रहे हैं उसको खुद के ऊपर एनालिसिस करना होगा कि मैंने जो मास्टर डिग्री में कितना मेहनत किया है। बिल्कुल। मास्टर डिग्री में आपने वाकई में अगर मेहनत किया है तो आप लोग शायद, मुझे लगता है कि लास्ट 60 से 70 दिन की तैयारी में आप लोग निकाल लोगे JRF तक। और अगर मास्टर आपका कमज़ोर है, किसी भी कारणवश हो सकता है, तो आपको बेहतर मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए फिक्स है कि आपको किसी ना पेड कोर्स का हिस्सा होना ही पड़ेगा शायद, मेरे को लगता है। क्योंकि पेड कोर्स में आपको बिल्कुल 0 से लेकर के 100 तक बिल्कुल तैयार किया जाएगा, और आपको कहीं ना कहीं मास्टर वीक है तो फिर आपको 0 से स्टार्टिंग करना ही होगा। तो और जैसे कि आप लोग फर्स्ट बार कर रहे हो, तो जैसे मैं हिंदी सब्जेक्ट की बात करूं तो हिंदी में कुछ एक चीज़ें ऊपर की होती है, वो चीज़ें आप लोगों को करनी होगी। जैसे कि रचनाओं के भाग वगैरह वो कितने प्रकरण में विभाजित है, और उसका जो प्रकाशन वर्ष कब हुआ, उसके कथाकार कौन हैं, लेखक वगैरह, वो सब चीज़ें आपको पहले कवर करनी होगी। और उसके बाद में आपको लाइन टू लाइन पढ़ना होगा, मतलब अंदर का बिल्कुल। जो थ्योरी है उसकी, वो आपको बाद में प्लान करना होगा। पहले ऊपर का आप प्लान कर लीजिए अगर आप फर्स्ट बार हो तो। अब मैं बात करूँगा जो आपने, जैसे कि नेट क्वालिफाई हो गया और वो JRF क्रैक कर रहा है, या फिर सेकंड बार दे रहा है या थर्ड बार दे रहा है, तो मैं मानता हूँ कि जिसने 3 बार नेट दे लिया फिर भी नेट नहीं हुआ उसका, तो कम से कम उसको पैटर्न तो समझ में आ ही गया होगा पेपर का कि क्या है, क्या पैटर्न रहने वाला है। तो उसको PYQ के ऊपर विशेष जोर डालना चाहिए, और इस बार उसको पहले तो ऊपर का कवर करके फिर जल्दी से उसको अंदर के डीपली जो उसका लाइन टू लाइन है उसके शॉर्ट नोट्स बना करके उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करके बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकेगा। तो सर अब मेरा ये क्वेश्चन है कि जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देंगे, काफ़ी लोगों को ये लगता है कि हम लोगों ने मार्केट में गए, हमने 4-5 जो नेट एग्ज़ाम की किताबें खरीदी, क्या उससे अब टाइम पे विद्यार्थियों का नेट एग्ज़ाम हो जाएगा? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्योंकि जो पहले 2-3 साल पहले जो नेट एग्ज़ाम होते थे, अगर आपने किसी भी फेमस राइटर की किताब लेके आए, पढ़ा और आपका नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता। अब के टाइम पे अगर हम लोग देखें, लास्ट टाइम 4 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया, इस बार 7 से 8 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया। तो आपको क्या लगता है कि क्या एक किताब से नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, या सेल्फ स्टडी से नेट क्वालिफाई होगा, या एक पूरी गाइडेंस के साथ नेट क्वालिफाई होने के चांसेस हैं? देखिए सर, अगर हम हालिया पैटर्न की बात करें, जो NTA का हालिया पैटर्न आ रहा है उसकी बात करें, तो उसमें जो हमारी गाइडें है वो सरासर फेल हो रही है। मैंने यही देखा है अभी तक, 2 से 3 नेट अटेम्प्ट दिए हैं, तो गाइडों से कुछ नहीं हो सकता है। गाइडें सरासर फेल हो रही है। गाइडें सिर्फ आपको मार्गदर्शन दिखाएगी कि हाँ भाई, ये मतलब इंट्रोडक्शन, एक तरीके से अपने सिलेबस का इंट्रोडक्शन दे देगी आपको गाइडें। और कुछ एक जैसे होता है कंटेंट, कहीं पर गाइडों में थोड़ा सा अच्छा लिखा होता है वहाँ पर, तो आप लोगों को मिश्रण करना है, फिर इसका मतलब फिक्स है गाइड भी रखनी है। गाइड का भी आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि मुझे कौन से यूनिट गाइड के भरोसे चलना है। जैसा कि मैं बात करूँ हिंदी सब्जेक्ट में, वैचारिक पृष्ठभूमि यूनिट नंबर 4 है, उसका गाइड में अच्छा खासा मैटर है। जैसे कि दृष्टि गाइड की बात करें, और एक दो और गाइडें चलती होगी हिंदी में, तो अच्छा खासा मैटर है, वो वहाँ से क्लियर की जा सकती है। और वैसे आप बात कर रहे थे कि मार्गदर्शन की, तो मार्गदर्शन तो वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी कोचिंग का लो, चाहे आप सर के सानिध्य में काम करो, जो आपके पहले से कोई अगर सीनियर सर है उनके सानिध्य में, या फिर कोई कोचिंग के माध्यम से, तो वो ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि कोचिंग में और सर में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट बात होती है, वो ये होती है कि वो पैटर्न को फॉलो करेगा। बिल्कुल। और गाइडें बाजारूपन होती है,
तो आप ये मान के चलना कि सर ऐसा शायद मुझे नहीं लगता ऐसा कोई मार्केट में गाइड होगी जो बार बार अपनी गाइड को बिल्कुल वो करता होगा, बिल्कुल हर बार एग्जाम के अकॉर्डिंग डालता होगा। वो एक अलग इश्यू है कि कुछ एक पेपर के जो पेपर छाप करके पहले पेस्ट पर लगा देते होंगे, तो उससे बल्कि उनका मैटर पहले का ही होता है। तो क्या हर बार पेपर ऐसा ही आ रहा है? सेम नहीं आ पा रहा। तो आपको जो विद पैटर्न एग्जाम पैटर्न को फॉलो कौन करेगा? या तो PYQ करेंगे या फिर कोचिंग या फिर आपके सर करेंगे। तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि आपको मार्गदर्शन बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल। अब जो विद्यार्थी नेट एग्जाम देते हैं उनका कहीं ना कहीं सपना होता है कि हमारा PhD हो या हम लोग असिस्टेंट ये प्रोफेसर बने। जब भी विद्यार्थी का नेट एग्जाम क्वालिफाई होता है तो सबसे पहला क्या स्टेप होना चाहिए? अभी आपका नेट एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है तो अब आप क्या आगे का स्टेप क्या होगा आपका? देखिए सर, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट की सिचुएशन पर कि अगर वास्तव में स्टूडेंट की नीड आवश्यकता ये है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो उसका अगर जैसे नेट भी क्वालिफाई हो गया तो जाहिर सी बात है उसका PhD भी क्वालिफाई होगा। राइट। तो मैं मानता हूँ कि उसको शायद 2-4 यूनिवर्सिटियाँ है वो जिनको वो अच्छा मानता हो, उनकी उसकी नज़र में अच्छी हो, उनमें फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। आता है तो ठीक है, बल्कि JRF के बिना PhD का उसे रिस्क नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि वो उस बैकग्राउंड से किससे आ रहा है? अगर बैकग्राउंड उसका कमज़ोर आ रहा है तो उसको जाहिर सी बात है कि पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज़रूरी है उसके लिए। तो नेट क्वालिफाई हो गया, आप लोग बिल्कुल संतुष्ट रहो कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर में जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और PhD की आप जहाँ तक प्रश्न आपके दिमाग में आएगा कि मुझे PhD के बारे में क्या डिसीजन लेना है, PhD के बारे में आपको उसी दिन सोचना है अगर आप गरीब तबके निम्न तबके से आते हो तो, कि आप लोगों को PhD के बारे में उसी दिन सोचना है जिस दिन आपका JRF क्वालिफाइड हो। वो एक अलग बात है कि आप लोग अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई करने से आपको 2 बेनिफिट होंगे। एक तो आपको जो कॉलेज की प्रक्रिया पता लगी, कैसे आपको PhD वगैरह में एडमिशन लेना है, कैसे क्या करना है। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको जो आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटी थी, जो आपकी मोस्ट वरीयता जिसे आप देते थे, वो यूनिवर्सिटी मिल जाती है तो बहुत बेहतर चांस है। तो इस वजह से आप लोग अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। वरना अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग की तो वो आप JRF के बाद में ही करें। बिल्कुल सर। काफ़ी स्टूडेंट जो होते हैं वो एक टाइम पे ना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार नहीं होगा, छोड़ो, या उनकी लाइफ में इतने सारे चेंजेस आते हैं जिसके कारण स्टूडेंट की लाइफ में डिमोटिवेट होना एक कंपलसरी रूल हो गया है कि हर एक स्टूडेंट डिमोटिवेट होगा। और काफ़ी लोग डिमोटिवेट के साथ मोटिवेट होकर आगे अपना जो भी ड्रीम होता है उसको कंप्लीट करते हैं, और कुछ बच्चे डिमोटिवेट होके अपना जो एम होता है, जो सपना है, उसको चेंज करते हैं। आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट के लाइफ में डिमोटिवेट होना और मोटिवेट होना कितना ज़रूरी है? देखिए सर, अगर डिमोटिवेट इस चैप्टर की मैं बात करना चाहूँ तो ये एक ऐसी घटना है और यह एक ऐसा अध्याय है जीवन का जो शायद मुझे लगता है सभी की ज़िंदगी में घटता है। बिल्कुल। वो एक अलग इश्यू है कि किसी की किस कारणवश घटता है, किसी की किस कारणवश घटता है, लेकिन डिमोटिवेट हर एक प्रश्न होता है इस दुनिया का। तो आप लोग जिस समय डिमोटिवेट हो तो आप लोग उस समय ये मान के चलना कि मैं नहीं, सभी डिमोटिवेट है इस समय, तो आप बेहतर रिजल्ट कर जाओगे उस समय। क्योंकि टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कौन टाइम को मैनेज कर रहा है। तो ये मान के चलना कि आप लोग डिमोटिवेट हो अपनी एग्जाम की वजह से, तो ये मान के चलना कि उस समय सभी स्टूडेंट डिमोटिवेट है, तो फिर आप जल्दी उस जगह से इम्प्रूव करोगे और अपने जो एग्ज़ाम के प्रति बेहतर फोकस कर पाओगे। और जब भी आप लोग डिमोटिवेट के कंडीशन में आते हो तो अपनी आवश्यकताएं, अपनी नीड को बिल्कुल केंद्र बिंदु रखो कि हमारी नीड क्या है। तो अगर आपकी नीड है दैट्स JRF क्वालिफाइड, करना है तो करना है, उसमें कोई शक नहीं है। तो डिमोटिवेट कौन सा चैप्टर आ गया, इसे हमें इग्नोर करना होगा और वहाँ से निकलना होगा। तो मैं मानता हूँ कि आप लोगों को जब भी डिमोटिवेट की कंडीशन हो तो ये सोचना है कि मैं नहीं, सभी बच्चे डिमोटिवेट है इस समय। और दूसरी चीज़ कि हमारी नीड है JRF क्वालिफाइड, वो हमें करना ही होगा, तो आप बेहतर रिजल्ट वहाँ से प्राप्त कर सकोगे और टाइम को मैनेज कर पाओगे। टाइम मैनेज ही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी बच्चों को जैसे कि 3 महीने मिले तो वो तो सभी को मिलेंगे, और उसी टाइम को जो अच्छे से मैनेज करेगा वो काफ़ी बच्चों से आगे हो पाएगा। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अब सर स्टूडेंट की लाइफ बिल्कुल एक अलग दुनिया होती है, जहाँ पर दोस्ती होती है, यारियाँ होती है, कॉलेज में घूमना होता है। इस लाइफ को ऐसा कहा जाता है कि जीना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक ऐसे मोमेंट होते हैं जो लाइफ में कभी कभी आते हैं। बट आपको क्या लगता है कि इन मोमेंट के साथ करियर बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, और स्टूडेंट को क्या क्या ऐसी चीज़ें इग्नोर करनी है कि एक टाइम पे आके वो अपना सपना जो है वो अचीव करे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो आपको क्या लगता है कि एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या ऐसी चीज़ें जो इसको इग्नोर करनी चाहिए, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको उस पर काम करना चाहिए स्टूडेंट की लाइफ के अंदर? देखिए सर, जो टाइम पीरियड होता है वो सभी के लिए सेम होता है वैसे। बिल्कुल। हम भी जानते हैं कि ये एज ऐसी है। तो अगर आप लोग वास्तव में जो इसके प्रति ज़्यादा एक्टिविटी हो कि भाई जैसे कि मुझे थोड़ा सा अपने आप को फील करना है, मतलब मौज मस्ती का वगैरह वो, तो आप उसका एक अलग से टाइम रखें। बिल्कुल। एक अलग से टाइम रखें उसके लिए। और जैसा कि आप लोग दैट लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हो, तो लाइब्रेरी में आप जिस समय एंट्री मारो उस समय आपके जहन में ये बात आ जानी चाहिए कि अब सब दुनिया पूरी बाहर है, यहाँ पे सिर्फ स्टडी है। बिल्कुल। और अगर आप जैसे कोचिंग की क्लास ले रहे हो तो कोचिंग की क्लास के वक्त आप लोग दिमाग में ये रख लो कि अब दुनिया पूरी बाहर है और मेरा यहाँ पे सर है और मैं हूँ और मेरा कंटेंट है। तो आप वहाँ से उस स्थिति में और उस स्थिति में अगर आप लोग रखते हो अपने आप को, तो आप बेहतर रिजल्ट प्राप्त करोगे। और शायद मेरे को लगता है कि जितने सक्सेस प्रश्न है वो इसी रणनीति को फॉलो करते होंगे और इसी के तहत में अपना रिजल्ट प्राप्त करते होंगे। बिल्कुल सर, कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी कोई स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की जब तैयारी करता है, उसका एक जुनून अलग होता है, यार इस बार तो हो जाएगा, फोड़ देंगे। 1-2 महीने चलता है, उसके बाद वो स्टूडेंट आलसी हो जाता है। अभी के टाइम पे हम लोग देखें तो जब से सोशल मीडिया आया है, जैसा आपने बोला कि जब लाइब्रेरी में जाते हैं, तो मैंने भी काफ़ी लाइब्रेरी के वीडियो देखे जहाँ पर कुछ जो विद्यार्थी स्टडी करते हैं और कुछ जो विद्यार्थी फ्री का वाईफाई यूज़ करके रील चलाते हैं। ठीक है, तो मेरा ये जानना है, बच्चों का ये जानना है कि बच्चे आज के टाइम पे इतने आलसी कैसे हो रहे हैं। उनको जब पता है कि यार करियर सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर भी वो लोग इतने फोकस नहीं है। मेरा ओवरऑल यही कि वो लोग आलसी क्यों है? आपको क्या लगता है कि विद्यार्थी इस टाइम पे आलसी क्यों हो जाते हैं? देखिए सर, आलसी होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न अगर आप लोग माने, और मैं जहाँ तक मानता हूँ, तो वो ये है कि इस आज की जो बाजारूपन की दुनिया है उसके प्रति ज़्यादा आकर्षित है बच्चे। जैसा कि कहीं पर कोई फ्री क्लासेज आ गई तो वहाँ पर शुरू कर दिया। अरे भाई, आप लोग शुरू करने से पूर्व ये सोचो कि क्या मैं इसको लास्ट तक ले जा सकता हूँ। बिल्कुल। तो मतलब बच्चे आज के जो युग है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मोस्ट देन समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि हमें छोड़ना क्या है, और जो मतलब यूज किसका करना है और इग्नोर किसको करना है। बिल्कुल। देन जैसे कि आप लोग यूट्यूब खोलोगे, वहाँ पर भी ढेर सारे वीडियो आप लोगों को मिलेंगे, कोई फ्री पढ़ा रहा है, कोई क्या कर रहा है कैसे। तो उसमें फिर बच्चा क्या करता है कि थोड़े दिन फ्री का ले लेता है, फिर वो थोड़े से दिन पेड कोर्स की तरफ जाएगा, और पेड कोर्स को भी फॉलो नहीं करेगा क्योंकि उसको फ्री का भी उधर का भी थोड़ा सा उसके वो है दिमाग में कहीं ना कहीं पे। तो फिर वो आएगा, दोनों में ही नहीं रह पाएगा, ना पेड कोर्स में और ना फ्री में, और फिर वो जाएगा एकदम से कंडीशन में जो डिमोटिवेट की आपने बात की उसमें। और फिर वो उसका वो होगा, आपका सवाल का जवाब यहाँ पे आएगा कि भाई 2 महीने तक कंटिन्यू कर लेता है, फिर वो उसी वजह से नहीं कर पाता है वहाँ पर, क्योंकि वो द्वंद्व की स्थिति में है। तो आप लोग जिस दिन प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो उस दिन से आप द्वंद्व की स्थिति को समाप्त करो। सबसे पहले मुझे ये यूनिट कहाँ से कंप्लीट करनी है और किस सर का मुझे इसमें हेल्प लेनी है और किस कोचिंग की मुझे हेल्प लेनी है। अगर आप लोगों ने सबसे पहले आप सोच लो, शुरू के अंदर 3 दिन सोच लो, 7 दिन सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। लेकिन अगर आप लोगों ने सोच लिया कि मुझे इस यूनिट को फ्री की क्लास से ही फॉलो करना है, तो आप फ्री की क्लास से ही करो, बाय रिजल्ट कुछ भी रहे लास्ट में, फिर उसका मत सोचो, लेकिन चेंज मत करना बीच में। और फिर आपने सोचा कि मुझे इस बुक में से इस यूनिट को कवर करना है, तो आप उसी को लेकर के चले, फिर जैसे भी हो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है वो, तो आप उस स्थिति में बेहतर रिजल्ट प्राप्त करोगे। नहीं तो आप लोग करेक्शन करोगे तो आपकी ज़िंदगी में करेक्शन नहीं हो पाएगा। राइट। सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्टूडेंट को, जैसा आपने बोला कि आज के ज़माने में स्टूडेंट लाइब्रेरी बहुत जा रहे हैं,
मुझे ये जानना है कि लाइब्रेरी जाना क्यों है स्टूडेंट को। अगर आपके घर में एक रूम है अलग से तो आप वहाँ स्टडी कर सकते हो, काफ़ी लोग करते भी हैं। ये लाइब्रेरी का चलन इतना ज़्यादा क्यों है कि लोग लाइब्रेरी को ज़्यादा फोकस करते हैं, पहला। और जैसे आपने बोला कि फ्री कंटेंट इज़ नॉट मोर देन इम्पोर्टेंट, पेड कंटेंट इज़ द मोर इम्पोर्टेंट। अगर आज हम लोग देखें यूट्यूब पे कोई भी कोचिंग है या कोई भी कोर्सेज चल रहे हैं फ्री के, काफ़ी लोग वहाँ पर ज़्यादा ज्वाइन करते हैं। आपकी बात मैं बिल्कुल सही करता हूँ कि जब आपने स्टार्टिंग किया तो एंड होगा या नहीं होगा वो भी ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये कि लाइब्रेरी क्यों ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए? देखिए सर, इसमें सिचुएशन डिपेंड करती है स्टूडेंट की, कि कई सारे स्टूडेंट हैं जो अपनी सिचुएशन को देख करके लाइब्रेरी अटेंड कर रहे हैं, कि जैसे कि उनके परिवार में छोटे बच्चे हैं तो वो एक शोरगुल रखते हैं तो वहाँ से वो फोकस नहीं कर पाता है, तो उस वजह से भी बच्चे जाना पसंद करते हैं। और कई बच्चे सबसे ज़्यादा तो बच्चे शायद मुझे लगता है कि माहौल के लिए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कि मुझे वहाँ पे माहौल मिल जाएगा और कहीं ना कहीं पे कि मैं उनके साथ में सफिशिएंट तरीके से तैयारी कर पाऊँगा अपने जो सेम एज के होते हैं उनके साथ में। और बच्चों के जैसे आजकल का युवा पीढ़ी की बात करें तो वो सेम एज के प्रति ज़्यादा जाएंगे। बिल्कुल। तो जैसे कि अगर किसी के परिवार में कोई या तो उनसे बिल्कुल छोटा है या फिर उनसे काफ़ी बड़े लोग हैं तो वो भी बच्चे ज़्यादा जाना पसंद करेंगे। तो बच्चे सिर्फ माहौल को ही फोकस बना पा रहे हैं, बल्कि मुझे लगता है कि बच्चों को पढ़ाई का सोचना चाहिए कि क्या वास्तविकता में जो मेरा मेन टारगेट है वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है लाइब्रेरी के जाने से, या फिर नहीं हो पा रहा है। उसको आप लोग ज़्यादा सोचोगे तो शायद बेहतर कर पाओगे। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट को लेके। पेपर 1 तो चलो हो जाएगा, सेकंड पेपर इज़ वेरी लेंदी, ठीक है, हिंदी हो कॉमर्स हो, तो एक इतने बड़े क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि हर एक यूनिट एक अलग से चैप्टर होता है, ठीक है, तो आपने हिंदी जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी लेंदी सब्जेक्ट है, इसमें कविता है, काफ़ी चीज़ें, तो आपने इसको कैसे मैनेज किया और इसकी तैयारी आपने कैसे करी कि उससे आपको कैसे फ़ायदा मिला? देखिए सर, हिंदी विषय की बात करें तो मैं बिल्कुल यूनिट के अनुसार समझाऊंगा, थोड़ा सा समय का वो रखना। तो मतलब हम बात करते हैं हिंदी पाठ्यक्रम की, जो हिंदी का पाठ्यक्रम 10 यूनिट में विभाजित है। और अपने आप में मैं मानता हूँ कि शायद बच्चे भी बहुत सारे बोलते हैं, और सर को भी पता है, जो हमारे सीनियर सर है सभी को, कि भाई हिंदी का सब्जेक्ट बहुत बड़ा है अपने आप में पाठ्यक्रम। तो हिंदी 10 इकाइयों में विभाजित है, तो अगर इसमें सीधी सी जाहिर सी बात है कि इकाइयाँ भी बड़ी है, इकाइयों में भी सम इकाइयाँ है, तो मतलब इनको आप लोगों को कैसे ना कैसे सिमेटना ही है, शॉर्ट करना ही है। तो मैं बात करूँगा एक यूनिट से शुरू करूँगा। नंबर 1 यूनिट आती है हमारे भाषा विज्ञान की, जिसमें हिंदी भाषा का उद्भव वगैरह, उत्पत्ति, ये सब चीज़ें शामिल होती है। तो उसके जब हम प्रश्न पर, क्योंकि किसी भी यूनिट को हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे मोस्ट देना हमारे लिए बन जाता है कि उस यूनिट में से प्रश्न कितने को टुप हो रहे हैं। ये हम किसकी सहायता से जानेंगे? पीवाईक्यू की सहायता से जानेंगे। और पीवाईक्यू कैसे सोल्व करेंगे? पूरा पेपर सोल्व करेंगे। जैसे हिंदी सब्जेक्ट का हमने पेपर सोल्व किया तो हमें पता लग जाता है कि कहाँ से कितने प्रश्न। तो जो हमारी प्रथम इकाई है उसमें से प्रश्न आ रहे हैं लगभग 4 से 5 प्रश्न हर बार। तो वहाँ पर हमें ये जानना होगा कि कौन से प्रश्न हर बार आ रहे हैं। जैसे कि हिंदी भाषा की जो उपभाषाएं हैं उनका प्रश्न हर बार आता है, कभी सुमेलित में आ जाएगा प्रश्न, कभी डायरेक्ट पूछ लेगा कि ये किसकी है उपभाषा। एक जैसे कि स्वनिम खंडेतर से सवाल आ जाता है, एक हिंदी के संवैधानिक स्थिति से सवाल आ जाता है जिसमें अनुच्छेद वगैरह हमसे पूछा जाता है, और एक आ जाता है देवनागरी लिपि का सवाल। इस प्रकार से 4 से 5 सवाल हो गए। तो वही हमें फोकस करना है और उसके बाद में हमें दूसरी स्टेप लेनी है, यानी कि वो हमारे लिए सबसे मोर देन इम्पोर्टेंट। तो हम उससे क्या करेंगे कि एक तो हमारा मैटर शॉर्ट हो गया और प्लस हमने एग्जाम के पैटर्न को फॉलो कर लिया, उससे ये हो गया पेपर यूनिट 1 का। अब यूनिट 2 की बात करें, यूनिट 2 ही शायद सबसे बड़ा है। हिंदी साहित्य का इतिहास बोलते हैं उसको। तो इतिहास आपको पता है कि किसी सब्जेक्ट का अपने आप में बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है हिंदी का भी अपने आप में इतिहास है। तो उस इतिहास को हम शॉर्ट करें तो उसके लिए बच्चे की जो मास्टरी के अंदर पकड़ रहनी वो तो ज़रूरी थी। तो उसमें अपन उसको शॉर्ट करने पे जाते हैं। तो जैसे कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है और उन भागों के संभाग और जो
उपशीर्षक है उनके, और उनके अंदर जो मोस्ट देन कवि है हमारे, जैसे कि मैं बात करूँ आदिकाल की, आदिकाल को 6 भागों में विभाजित करके फिर उनका मोस्ट देख सकते हो। और भक्तिकाल की बात करें, भक्तिकाल को 2 धाराओं में बांट करके फिर 2 धाराओं के प्रतिनिधित्व कवियों को देख सकते हो। रीतिकाल को, रीतिकाल के उपभागों को देख सकते हो। तो उस प्रकार से आप क्या करोगे कि इतिहास को बांट करके, उनके उपभाग बांट करके और उनके प्रमुख कवियों को आप लोग मुख्य करोगे, तो वहाँ से ज़्यादा सवाल आपको, बहुत ज़्यादा सहूलियत वहाँ से हो जाएगी वैसे उस पैटर्न को फॉलो करने के लिए। फिर वैसे ही इकाई 3 की बात करें, जिसमें भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों समाहित होते हैं। तो भारतीय काव्य शास्त्र में तो हम जैसे अलंकार को, उनके प्रकार वगैरह वो सब चीज़ें देख लेंगे तो ऊपर से दिख जाएगा। और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में क्या होता है कि जो पाश्चात्य विद्वान है उनकी रचनाएं कभी कभार हमसे सम्मिलित करवा लिया जाता है, या फिर रचनाओं का समय। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्मार्ट स्टडी, वेरी गुड, ये हमें पीवाईक्यू की सहायता से मिली। तो इस प्रकार से तीसरी यूनिट हमारी वहाँ पे समाप्त। फिर चौथी यूनिट का वैचारिक पृष्ठभूमि पढ़ो तो बहुत बड़ा है अपने आप में, और वैसे उसको शॉर्ट किया जाए तो गांधी दर्शन जैसे कि और अंबेडकर दर्शन, तो उनके दर्शन की आप लोग प्रमुख विशेषता देखते हुए चलेंगे तो एक आध प्रश्न वहाँ से कर देंगे और 4 से 5 सवाल पूरे आ पाते हैं वहाँ से। फिर 5वीं यूनिट है हमारी, 5वीं यूनिट भी बहुत बड़ी है, कविता अपने आप में। तो कविता को आप शॉर्ट करोगे तो उसमें आप लोग देखोगे कि आधुनिक काल की जो कविताएं हैं, आधुनिक काल की कविताओं में से प्रश्न आते हैं, हर बार प्रश्न आता है, तो आप लोग उनको सबसे पहले करिए। और ये ध्यान रखिए कि कभी कभार तो यही पूछ लिया जाता है कि ये कविता किसकी है, जैसे महादेव वर्मा की 5-6 कविताएं लगी हुई है तो उनको सम्मिलित करवा लिया जाता है। तो वैसे आप आधुनिक काल की कविताओं को पहले क्लियर करिए और उन कविताओं का कविता संग्रह आप लोग क्लियर करिए, तो वहाँ तक भी आप लोग 1-2 सवाल क्लियर कर जाओगे। इसके बाद में हमारी 6वीं यूनिट आती है उपन्यास की। यहाँ से हमारा चालू होता है गद्य पाठ्यक्रम, जिसे बोलते हैं टेक्स्ट भाग अगर बोले तो। ये थ्योरी टाइप का पोर्शन यहाँ से चालू होता है। थ्योरी टाइप के पोर्शन में हमारे को शॉर्ट नोट्स निकालने हैं। शॉर्ट नोट्स के हथियार के बिना हम कुछ नहीं कर सकते वहाँ पर, क्योंकि जैसे उपन्यास की बात करेंगे, एक ही उपन्यास 300 पेज का है, उसको कैसे समाहित करोगे आप? तो उपन्यास में आप लोग इतना ध्यान रखिए कि यह उपन्यासकार कौन है और उपन्यासकार के अन्य उपन्यास कौन से हैं, तो वो भी एक प्रश्न टाइप बन जाती है वहाँ से। वो प्रश्न भी आप लोग मोस्ट करिए वहाँ से। और उसके बाद में उपन्यास के अंदर जो प्रमुख डेटा वगैरह दिए हैं, प्रमुख कोई आपको सन वगैरह या फिर कोई संख्या दे रखी है, उनको आप लोग चिन्हित करके अपने नोट्सों का हिस्सा बनाइए, तो उस तरीके से वो शॉर्ट बन जाएंगे वहाँ से। फिर हम बात करते हैं हमारी 7वीं यूनिट। 7वीं यूनिट हिंदी कहानियों से संबंधित होती है। हिंदी कहानियाँ हमारी कुल 21 लगी हुई है। तो 21 कहानियों को आप लोग लाइन टू लाइन पढ़ लोगे कहानियाँ एक बार। जैसे स्टोरी हमारे को फिल्मी स्टोरी भी तो वैसे याद होती है, वैसे कहानी स्टोरी भी याद हो जाती है। और कहानियों के पात्र वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभार पात्र सिंगल भी पूछ लिया जाता है, कभी उनको सम्मिलित भी करवा लिया जाता है। तो वो कौन से कहानी संग्रह में कौन सी कहानी लगी हुई है, वो प्रश्न भी वहाँ से मोस्ट हो जाता है। कहानीकार से संबंधित तो हम हर जगह देखते हैं, जैसे उपन्यासकार से संबंधित देखते आए थे वैसे, तो वो वहाँ से मोस्ट हो जाता है। यानी मेरा कहने का अभिप्राय ये है सर कि अब हम जिस भी यूनिट को शुरू कर रहे हैं, उससे पहले शुरू करने से पूर्व हमारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि इस यूनिट में से सवाल किस प्रकार के आ रहे हैं। तो हम बहुत जल्दी कवर कर पाएंगे उसको, और हमें खुद को ही पता लग जाएगा कि हमें किस प्रकार के मैटर को कैसे उठाना है। वो सब चीज़ें हूबहू पता लगती जाएगी। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आप पहले यूनिट को समझो, सबसे इम्पोर्टेंट है कि और यहाँ से क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग आ रहे हैं, इसके लिए पीवाईक्यू एक बार देख लो। और यूनिट में आप लोग ये पहले दिन ही डिसाइड कर लो कि मैं इस यूनिट को कैसे कवर करने वाला हूँ। बिल्कुल। यानी कि इस यूनिट को मैं शॉर्ट नोट से कवर करूँगा, या फिर मैं इस यूनिट का पूरा थ्योरी पार्ट पढ़ूंगा, या फिर इस यूनिट को मैं एमसीक्यू के माध्यम से कवर करूँगा। तो फिर अगर आपने 10 यूनिट के 10 प्लान बना लिए, एकदम बिल्कुल प्लान, बिल्कुल यूनिट के अकॉर्डिंग, तो आप बहुत जल्दी करोगे और वहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना इनपुट प्राप्त कर सकते हो, आउटपुट सॉरी। बिल्कुल। अब सबसे इम्पोर्टेंट कि आपने जो फिलर फॉर्म से ज्वाइन किया है, तो फिलर फॉर्म में आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट रहा कि जिससे आपको फ़ायदा मिला?
क्वालिफाई करने में? देखिए सर, फिलर फॉर्म की अगर मैं प्लेटफॉर्म की बात करूं तो फिलर फॉर्म के में मुझे सबसे जो ज़रूरी और सबसे जो सहायतापूर्ण जो चीज़ लगी वो लगी पेपर फर्स्ट की। वेरी गुड। क्योंकि पेपर सेकंड में मुझे कहीं ना कहीं पे सर मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं मुझे शौक रहा है सेल्फ स्टडी का। बिल्कुल। मैं सेल्फ स्टडी ही करता आया हूं और वो एक कभी कभार वीडियो देख लिए मार्गदर्शन के लिए तो वो देख लिए तो मुझे मैं पेपर सेकंड का तो शायद मुझे कोई डिसाइड करने को कहे कि आपने किस सर से क्या किया तो वो ही मैं नहीं बता पाऊंगा। बिल्कुल राइट। क्योंकि पेपर सेकंड में तो मैंने थोड़ा सा एक मार्गदर्शन के लिए देख लिया तो वो एक अलग बात है, बल्कि मैंने सेल्फ से किया पेपर सेकंड। और पेपर फर्स्ट का ही मैंने कुछ मार्गदर्शन का सबसे इम्पोर्टेंट समझा तो वो फिलर फॉर्म से मैंने किया। तो फिलर फॉर्म में मुझे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ लगी वो ये लगी कि फिलर फॉर्म में क्या था कि जो नौजवान जो फैकल्टीज है वो कहीं ना कहीं पे पेपर पैटर्न को फॉलो करती हुई मुझे नज़र आई और इस चीज़ का मैंने सबसे कम टाइम दिया पेपर फर्स्ट को। बिल्कुल। पेपर फर्स्ट को मैंने सबसे कम टाइम देते हुए शायद सबसे अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया मेरे सब्जेक्ट को देखते हुए तो, और उसका श्रेय जाता है फिलर फॉर्म को शायद अगर मैं दूँ तो वैसे। क्योंकि जो जैसे कि सर उसमें मुझे आपका वीडियो था जैसे कि वो उसका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, तो उसमें से आपको पता है कि सीधे से सवाल आ जाते हैं। बिल्कुल। तो वो मैंने वहाँ से कवर किया। एनवायरनमेंट की यूनिट में मुझे काफ़ी कुछ हेल्पफुल हुआ। और उसके सिवा अगर मैं, क्योंकि मैंने यूनिट प्लान कर लिए थे पहले से पेपर फर्स्ट में कि मुझे ये यूनिट कवर करना है, और फिर उन यूनिट के अकॉर्डिंग मैंने सर चिन्हित किए कि फिलर फॉर्म के इस सर से मुझे इनका गाइडेंस लेना है। तो वो सर एमसीक्यू भी करवाते थे और साथ में ये भी बताते थे कि जो इस बार प्रश्न यहाँ से कौन सा प्रश्न को टॉप हुआ है। तो उस चीज़ से भी मेरा पैटर्न फिक्स था कि मुझे ये तो ध्यान में रखना है कि यहाँ से प्रश्न कैसा आया था। तो वो काम आसान करते थे मेरा फिलर फॉर्म की फैकल्टीज। बिल्कुल सर। अब सर जैसे जैसे हमारी एंडिंग आ रही है, मैं आपसे कुछ आपके क्वेश्चन पूछने आऊँगा कि आपके अकॉर्डिंग आपकी बेस्ट जॉब क्या होनी चाहिए? आपको क्या लगता है कि हाँ यार मुझे ये जॉब करनी है, तो बेस्ट व्हाट इज़ योर जॉब? देखिए सर, ये तो जो बच्चे की अभिरुचि पे डिपेंड करता है कि उसकी किस में अभिरुचि है वैसे। लेकिन एक जब हम दृष्टिकोण की बात करें और विधत्यात्मक बात करें तथ्य से, तो हम यही है कि जिस बच्चे को ठीक है सब्जेक्ट में काम करना है और थोड़ा रिसर्च में काम करना है और सब्जेक्ट में अपना नाम स्थापित करना है, तो मैं ये मानता हूँ कि उसको नेट जेआरएफ जैसे क्षेत्र पर फोकस करना चाहिए और अपनी सब्जेक्ट की गहराइयों को छूना चाहिए दिन बर दिन। बिल्कुल सर। आपका सपना क्या है, मतलब एंड ऑफ द डे या पूरी लाइफ में आपको ऐसी क्या चीज़ है जो आपको लगती है यार ये चीज़ तो मुझे एक बार ये तो मुझे कंप्लीट करना है, या ये मेरा एम है, ये तो मुझे कंप्लीट करना है अभी तक? देखिए सर, मैंने वैसे अगर एक ड्रीम की बात करें तो एक ड्रीम ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं है वैसे, लेकिन मेरा उद्देश्य जो अभी तक मैंने बना रखा है प्रपंच, वो यही बना रखा है कि मैं कहीं ना कहीं पे, जैसे मैं हिंदी विषय में काम कर रहा हूँ, तो मेरा पर्पज़ यही है कि हिंदी विषय में मैं कुछ ना कुछ ऐसी दूँ, चाहे वो मेरे स्टूडेंट हो चाहे वो मेरे साथी हो, उनको मैं ऐसा दूं कि वो चाहे खुद पढ़े हिंदी सब्जेक्ट तो उनको सहूलियत हो, या फिर उनके परिचित लोग हिंदी सब्जेक्ट पढ़े तो उनको सहूलियत हो, और वो अपना अगर हिंदी विषय में कैरियर बना पाए तो मैं उनकी सहायता कर सकूं। इतना ही मैंने अभी तक का प्लान कर रखा है वैसे। 5 मिनट और बस हो जाएगा, फिर देन विल ओवर। ओके। हाँ यार, अपना स्लॉट खत्म होने वाला है। क्या था, भूल गया मैं, मैंने तो क्वेश्चन सोचा था ना। हाँ, वो ड्रीम वर्क। हाँ, ये हो गया ड्रीम। तो सर जब आप फ्री होते हो, अगर मैं आपकी हॉबी की बात करूँ, फ्री जब आप होते हो तो आप क्या करते हो एज ए स्टूडेंट? क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए जब फ्री आप रहते हो? सर जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था हमारे इंटरव्यू के दौरान में कि आप लोग जहाँ पर जिस माहौल में हो उसमें ढल जाओ। तो जैसे कि भाई लाइब्रेरी में हो तो लाइब्रेरी का, तो अब जैसे उसका तो आपको पता ही लग गया कि मैं लाइब्रेरी में होता हूँ तो सिर्फ लाइब्रेरी की सिटिंग पर ध्यान दूंगा। और फ्री की बात करूँ तो फ्री में भी मैं सोचता हूँ जिस लक्ष्य पर मैं काम कर रहा हूँ, मेरा लक्ष्य मान लीजिए जेआरएफ इस समय,
तो जीआरएफ का सिलेबस एकदम बिल्कुल नहीं कि हमारे दिमाग में घूमेगा कि हाँ भाई मेरा वो यूनिट वैसे उस स्थिति में पहुंच चुका है और उस स्थिति में वो आगामी 30 दिन तक में पहुंच जाएगा और मैं उस समय उसके मॉक टेस्ट सोल्व कर दूंगा, उस समय में उसके पीवाईक्यू सोल्व कर दूंगा। तो मैं समझता हूं कि ये सब ही अपने दिमाग के अंदर चलाना चाहिए एक स्टूडेंट को जब आप फ्री हो तो। और वो एक अलग बात है कि माहौल में डल जाओ आप लोग, दोस्तों के साथ हो तो फिर दोस्तों जैसा बनना पड़ेगा, और खेल खेल रहे हो तो खेल, लेकिन आप बिल्कुल फ्री हो तो बिल्कुल फ्री टाइम पे तो आप लोग अपने गोल के प्रति ही काम करो कि हाँ मैं अपने गोल पर काम कर रहा हूँ और उस समय मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, अपने गोल की स्थिति मेरी वो होगी। तो फ्री टाइम पे तो शायद वही आप अपने दिमाग के अंदर सोचे मेरे अकॉर्डिंग तो। बिल्कुल सर। सो गाइज आज का जो हमारा ब्रॉडकास्ट है आई थिंक आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा एज ए स्टूडेंट, या अगर आप नेट जीआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो या आप कोई भी अदर्स एग्जाम की कोचिंग भी करना चाहते हो तो स्टूडेंट का माइंडसेट कैसा होना चाहिए आपको हेल्प मिली होगी। आज के इस ब्रॉडकास्ट को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और आई होप आपको कोई भी डाउट क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो सर थैंक यू सो मच फॉर द कमिंग, और आपसे मिलके हमारे स्टूडेंट को काफ़ी हेल्प हुई मिलेगी, उनको पता चलेगा कि एक स्टूडेंट का माइंडसेट कैसा होता है। धन्यवाद सर। शायद थैंक यू की बात करूँ तो मुझे आपका आभार इसमें व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि अगर जो हमारा मेरे जैसा बैकग्राउंड है तो मेरे जैसे बैकग्राउंड और जो मेरी जो परिस्थितियाँ है वो शायद मैं मानता हूँ कि सभी शायद बहुत सारे स्टूडेंटों की होगी। और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि आज जो आपने प्रश्न किए और उन प्रश्नों के जो जवाब रहे वो काफ़ी सारे स्टूडेंट के बहुत सारे जो डाउट्स है और जो वर्तमान जिसमें वर्तमान ये समसामयिकता स्टूडेंट है वर्तमान में, तो उनके सामने जो प्रश्न आ रहे हैं लगातार वो प्रश्नों में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हुई होगी। तो सर शायद आभार तो मुझे आपका व्यक्त करना चाहिए, और मैं मानता हूं कि जितने भी लोग ये ब्रॉडकास्ट देखे तो सर का आभार व्यक्त करना चाहिए कि सर ने वो सभी प्रश्न इस आज के सेशन में समाहित रखे जो शायद एक नेट जीआरएफ वाले स्टूडेंट के भी आते हैं, और जो एक स्टूडेंट बिल्कुल जीरो से उठ करके आता है या फिर एक बहुत जो निचले बैकग्राउंड से आता है उस स्टूडेंट को भी उठाने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो सर का मैं पुनः आभार व्यक्त करना चाहूँगा, और आज जो भी ब्रॉडकास्ट देखे वो भी सर का आभार व्यक्त करे कि सर ऐसी दिशा में काम कर रहे हैं और ऐसे प्रश्नों को उठा रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की समस्याएं आज बनी हुई है। और जैसा कि मैं देखता हूँ सर कि जिनका जीआरएफ क्वालिफाई हो गया उनके या तो कोई कहीं ना कहीं वो उनसे लिंक भी नहीं रखते और उन स्टूडेंटों को उठाते हैं। लेकिन सर आपने जो मैं आपका वीडियो भी देखता हूँ तो सर आप जैसे कि उन बच्चों के साथ में खड़े हो कि जिनके साथ में जो फेलियर मान सकते हैं, लेकिन सर मैं मानता हूँ कि जो फेलियर बच्चे हैं वो भी तो एक दिन रिजल्ट बनाएंगे ना। बिल्कुल राइट। तो सर उनके लिए भी तो एक वीडियो होना चाहिए, तो उस दिशा में आप लोग काम करते हो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं तो जो आज की दुनिया है वो बिल्कुल या तो जीआरएफ वाले बच्चों को उठाती है, चाहे उनको पैसे दे करके उठा लो, और उनका जो इंटरव्यू ज़्यादा पेश करने की कोशिश करते हैं। तो सर अब मैं तो यही चाहूँगा कि आप इस दिशा में और आप इस वैचारिकता को थोड़ा आगे बढ़ाएं और इसी दिशा में काम करते रहें। तो सर आपका पुनः आभार, बहुत बहुत आभार। सो गाइस मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए अगला जो वीडियो जल्दी लेके आऊं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आपको ऐसे ही एजुकेशन वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।